तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हिंदी में वज्र गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। इससे पहले आप ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड देख चुके हैं, और अब ये लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। वो आपसे पूछते हैं कि दी गई लीनियर इक्वेशन, जैसे कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपको ये दी गई है और सेकंड लीनियर इक्वेशन आपको ये दी गई है, तो वो पूछते हैं कि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक को हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय हल। क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। या फिर वो मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो इसको बोला जाता है हिंदी में अनंत हल। क्या बोलते हैं इसको, अनंत हल। तो वो आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि बताइए कि आपका जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, वो अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, कि वो अनंत हल है। और अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है, वो अद्वितीय हल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। जैसा कि आप सबको पता है कि एक्स और वाई की वैल्यू तभी निकलती है जब हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो जिन बच्चों ने इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, तो पहले वो पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा देखें, उसके बाद इस पर आए, है ना, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इस पार्ट पे आइए। तो जैसा कि हमको पहले फाइंड आउट करना होगा कि इसमें कि पहले यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है, नो सॉल्यूशन कौन सा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कौन सा है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है ये, तभी आप इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। और मान के चलो कि अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, हमने मान लिया ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑटोमेटिकली, तभी आप उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। मैं आपको हर तरीके से समझा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो कभी भी जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात आएगी, तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि जैसे बराबर के इस तरफ लिखा हुआ है 5 और बराबर के इस तरफ लिखा हुआ है 8, जो भी आपको बराबर के इस तरफ लिखा हुआ है, आप सभी को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। सबसे पहला काम आपका ये होगा, है ना। ये सिर्फ किसमें करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ध्यान रखना है इस चीज का। तो जैसे 2x की जगह 2x लिखा है, y की जगह y लिखा है, इस 5 को आप बराबर के इस तरफ लेके आइए, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 3x की जगह 3x लिखा हुआ है और 2y की जगह 2y लिखा हुआ है, और इस 8 को आप इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, अब आप पहले देखेंगे a1 की वैल्यू क्या है। अब आप पहले देखेंगे a1 की वैल्यू क्या होता है। अब a1 क्या होता है, अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ में लिखा होता है उसको हम a1 बोलते हैं। तो आपका a1 क्या हुआ, ये आपका a1 है ना, ये आपका a1 है। तो a1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। b1 क्या होता है, जो y के साथ लिखा होता है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। और c1 क्या होता है, जो अकेला लिखा होता है, जो ना x के साथ में होता है ना y के साथ में होता है, तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। इसी तरीके से आप a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, जो नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ लिखा होता है। और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -8। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे a1 अपॉन a2। अब आप क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2। जब आप a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 अपॉन 3, है ना। और जब आप b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1 अपॉन 2। तो जब आपने a1 अपॉन a2 निकाला और जब आपने b1 अपॉन b2 निकाला, तो a1 अपॉन a2 आ रहा है 2 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 आ रहा है 1 अपॉन 2। तो क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर है। देखिए कि इसकी वैल्यू 2 अपॉन 3, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, है ना, क्योंकि ये 2 अपॉन 3 है, a1 अपॉन 3 है, आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। तो जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि कंडीशन कौन सी, यूनिक सॉल्यूशन है। तो दिस कंडीशन shows it is a unique solution।
ये कंडीशन हमको क्या बताती है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ये क्या है, ये अद्वितीय हल है। अब जैसा कि हमको पता पड़ चुका है कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, जैसा कि हमको पता पड़ चुका है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे x, क्लियर है, फिर आप लिखेंगे y और फिर आप लिखेंगे 1। ध्यान रखेंगे इस चीज को, बहुत ध्यान से देखिए। पहले आप लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1, है ना। फिर आप x के नीचे इस तरीके का अपॉन बना देंगे, y के नीचे बना देंगे और 1 के नीचे बना देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे तीनों के बीच में, क्लियर है। अब आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे यहां लिखा हुआ है x, यहां क्या लिखा हुआ है आपका x लिखा हुआ है। तो जब आप x के नीचे जो वैल्यू लिखेंगे कैसे लिखेंगे, आप x को छुपा लेंगे। जैसे आपको x के नीचे वाली वैल्यू लिखनी है तो आप x को छुपा लीजिए। जब आप x को छुपाएंगे तो क्या बच रहा है, ये वाला y बच रहा है और ये वाला टर्म बच रहा है। तो y के साथ में ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 और नीचे वाले के y के साथ में क्या लिखा है 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 2, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ क्या लिखा हुआ है -5, तो क्या बच रहा है -5 और यहाँ क्या लिखा हुआ है -1, समझ में आया आपको। जब आप y के नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे तो y को छुपा लेंगे, किसको छुपा लेंगे, y को छुपा लेंगे। तो अब आप देखिए क्या, जब आपने y को छुपाया तो y के आगे क्या है -5 और यहाँ क्या है -8, है ना। और इसके बाद क्या बचा हुआ है, यहाँ पे यहाँ बचा हुआ है 2 और क्या बचा हुआ है 3, क्लियर। अब आप जब आप 1 के नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे तो आप c को छुपा लेंगे। जब आप c को छुपाएंगे तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है 2/3 और y/2, क्लियर है, समझ में आया आपको कि जब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले हिस्से को छुपा लो, जो बच रहा है वो लिख दो। जब मेरे को y को निकालना है तो y वाले हिस्से को छुपा लो, जो बच रहा है वो लिख दो। जो मुझे 1 के नीचे लिखना है तो c वाले हिस्से को छुपा लो, जो बच रहा है वो लिख दो, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से आप x के नीचे x लिखेंगे, क्लियर है। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो जब आप -8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए क्या आता है, जब आप -8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -8 बन जाए कितना होता है -8, क्लियर है। अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमेशा बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। किसका निशान लगाएंगे, हमेशा बीच में माइनस का निशान हमेशा बीच में लगाएंगे। तो आपने माइनस का निशान लगा दिया। अब यह होगा 2 5 से कितना होता है 10, तो कितना आएगा -10, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, 2 5 से कितना होता है 10 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस इंटू करने में कितना आया -10 आया, बराबर y की जगह y लिखा हुआ है। अब देखो 3 5 से कितना होता है 15, तो माइनस का 15 हो गया, बीच में हमेशा साइन किसका लगेगा, माइनस का। अब 8 2 से कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा ये -16, क्यों, क्योंकि ये -8 है, -8 इंटू 2 कितना होगा -16 होगा। इसी तरीके से 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, 2 2 से कितना होता है 4, हमेशा बीच में साइन किसका लगेगा माइनस का, 3 1 से कितना होगा 3, क्लियर है। अब x की जगह x लिखा हुआ है, क्लियर है। अब -8 की जगह देखो -8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +10 हो गया इक्वल टू। अब देखिए ये क्या बच रहा है -15 है, तो माइनस माइनस क्या होता है +16 हो गया। अब फिर से देखिए 1, तो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 जाएगा, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। तो अब आप देखिए कि x अपॉन क्या बच रहा है, ये 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना। y के नीचे क्या बच रहा है, देखिए y के नीचे क्या बच रहा है 1, क्योंकि 16 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और बराबर में क्या है 1/1, क्लियर है। यहां तक आपको समझ में आया। अब अगला स्टेप ये है कि ये तीनों आपस में बराबर है, x/2 बराबर y/1 बराबर y1/1। तो एक बार x वाला टर्म इसके बराबर कर देंगे, एक बार y वाला टर्म इसके बराबर कर देंगे। कैसे कि पहले आप x/2 बराबर क्या कर देंगे 1/1। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो x बन जाए x और 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब आप इसी तरीके से y/1 बराबर क्या कर देंगे 1/1, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इस वाले 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का y मल्टीप्लाई होगा 1 और 1 बन जाएगा कितना होता है 1। तो हेंस आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाली। ये आप जो प्रोसेस है, कौन सा वाला प्रोसेस, ये जो आपने चेक किया है यहां से लेके यहां तक वाला प्रोसेस है, यहां तक वाला प्रोसेस है, ये आप तभी करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये आप तभी करेंगे। अगर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, अगर आपसे वो बोलेंगे कि x और y की वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्ट, अगर आपको ये बोलते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि इस वाले स्टेप से डायरेक्ट आएंगे इस वाले स्टेप पे, है ना, और इस वाले स्टेप से कहां पे आएंगे डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे आएंगे, है ना, और फिर आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकाल देंगे। आपको फिर ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है,
अगर आपको बोला जाएगा कि आपको वैल्यू निकालनी एक्स और वाई की बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन अगर आपको ये बोला जाता है कि बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, तब आपको ये चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं और क्वेश्चन आपको इस मेथड के आगे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सारी जो वैल्यू है वो इस तरफ लिखी हुई है ना। पहले आपकी वैल्यू उस तरफ थी तो आप इस तरफ लेके आए थे। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू इस तरफ है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वैल्यू को इस तरफ लाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फिर से आपको पूछा गया है कि बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए करते हैं, पहले a1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी, b1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, -3 निकाल आएगी, और c1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -3 आएगी। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हो गई 1, b1 की वैल्यू हो गई -3, और c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -3। e2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, और b2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -9, और c2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -2। तो आपने a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप a1/a2 निकालेंगे, है ना। तो a1/a2 निकाला तो आपने कितना निकाला, 1/3। अब आप निकालेंगे b1/b2। जब आप b1/b2 निकालेंगे तो ये आ रहा है -3/-9। तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो रहा है, कैंसिल, और 3 1 होता है 3, 3 3 होता है 9। तो ये आपका आ गया 1/3। देखिए a1/a2 भी आपका 1/3 है, और b1/b2 भी आपका क्या है, 1/3। ये दोनों ही आपस में बराबर आ गए। तो अब अगला वाला चेक करके देख लेंगे, c1/c2। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये पहले ही अलग अलग थे। इसकी वैल्यू a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें अलग अलग आ रही थी, तो अपन को c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले हमको पता पड़ गया कि कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें दोनों वैल्यू आपस में क्या आ गई है, बराबर आ गई है। तो इसलिए हमको कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ रही है, c1/c2 की वैल्यू निकालनी पड़ रही है। जब आपने c1/c2 की वैल्यू निकाली तो ये आ गया -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/2। तो आप देखिए कि a1/a2 की और b1/b2 की वैल्यू तो बराबर है, 1/3 1/3। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि a1/a2 इक्वल टू क्या है, b1/b2। पर ये किसके बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है c1/c2 के, क्योंकि c1/c2 की वैल्यू है 3/2। तो ये बराबर किसके नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 को, तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन। क्या बोलते हैं, ये कंडीशन कौन सी होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है। कौन सी कंडीशन है वो, यूनिक सॉल्यूशन है वाली कंडीशन। जब आपके पास में नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो एक्स की और वाई की वैल्यू नहीं निकलती है ना, ध्यान रखेंगे, एक्स की और वाई की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो जैसा कि आपको पता पड़ गया कि ये नो सॉल्यूशन है, तो आप लिख देंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव्स नो सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है इसका, नो सॉल्यूशन। नाम ही नो सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं है, तो फिर वैल्यू कैसे निकलेगी। हिंदी मीडियम वाले इसमें लिख देंगे कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोला गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें क्या बोला गया है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणनखंड विधि से एक्स और वाई का मान निकालिए। तो जैसा कि मैंने बोला, अब इसमें आपको डायरेक्ट बोला है कि एक्स और वाई का मान निकालिए, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को बोला गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो आप ये ऑलरेडी समझ लेंगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो अब आपको बाकी जो प्रोसेस है वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्स लिखिए, आप वाई लिखिए, आप 1 लिखिए। देखो पूरा प्रोसेस स्किप हो गया जिसमें आपको पता करना रहता था। ठीक है, आप डायरेक्ट इस प्रोसेस पे आ गए हैं, है ना। क्या करेंगे कि आप इस तरीके से बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको। अब आपको एक्स की नीचे वाली वैल्यू निकालनी है तो इसको छुपा लीजिए। जब आप इसको छुपाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ -3 और ये -3 है, और ये कितना है -7 और माइनस का 15। ठीक है, अब आप y को छुपा लीजिए, क्योंकि y के नीचे वाला लिखना है। y को छुपाएंगे तो आगे क्या है आपका -7 और -15, फिर क्या बच रहा है आपका यहाँ पे 1 और 3। इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखेंगे। इसको छुपाएंगे तो ये और ये आएगा, इसको छुपाएंगे तो ये और ये आएगा, और इसको छुपाएंगे तो ये और ये आएगा, है ना। पहले
ऐसे याद रखेंगे इसको, ए बी, बी के बाद आता है बी सी, सी के बाद आता है ना, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे ए बी सी है ना। तो अगर आप ए को छुपा लेंगे तो क्या बचा, बी सी, ए के बाद बी सी आता है। अगर आप बी को छुपाएंगे तो बी के बाद क्या आता है, सी, और सी के बाद फिर क्या रिपीट होगा, ए, सी के बाद क्या आएगा, ए। अगर आप सी छुपाएंगे तो पहले ए और फिर बी, है ना, क्लियर है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, है ना। अब आपको सी के नीचे वाला याद रखना है, तो इसको छुपा लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे 1 और 3, और ये क्या है आपका -3 और -3। क्लियर है, आपको समझ में आया। तो चलिए अब आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे को x के नीचे जो मेरा लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसका मल्टीप्लाई ऐसे में हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे में हो जाता है। तो -15 का मल्टीप्लाई अगर -3 से होगा तो 15 3 होता है 45, है ना। तो और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 15 3 कितना हो जाएगा 45। बीच में जो साइन हमेशा किसका लगता है, माइनस का लगता है ना। तो अब ये हो जाएगा 7 3 21, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 21। मैंने y की जगह y लिख दिया। अब -7 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -21, है ना। बीच में साइन हमेशा माइनस का लगता है। और ये 15 -15 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, -15, है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, क्लियर। तो अब -3 का मल्टीप्लाई अगर 1 से होगा तो कितना आएगा, -3, बीच में साइन हमेशा माइनस का लगता है। और 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 होता है। 3 3 कितना होता है, 9, माइनस है तो कितना हो गया, -9 हो गया। अब x के नीचे जो है 45 में से अगर 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 24। 45 में से अगर 21 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24। इसी तरीके से ये लिखा है -21, माइनस माइनस होता है प्लस, और ये हो गया प्लस का 15। इसी तरीके से जब आप करेंगे तो 1 -3 अपनी जगह पे है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया, प्लस का 9। तो x/24 तो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है y के नीचे। अब 21 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 बचेगा, बराबर 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास x/24 इक्वल टू y/-6 और y इक्वल टू 1/6 आ गया। अब आप क्या करते थे कि पहले आप x वाली टर्म को इसके बराबर रख देंगे, फिर y को इसके बराबर रख देंगे। तो x/24 इक्वल टू कितना होगा, 1/6। क्लियर है। अब इस 24 को क्या करिए, इधर ऊपर लेके जाइए, है ना। जब आप इस 24 को इधर ऊपर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/6 हो जाएगा। तो 6 1 6 हो जाएगा, 6 4 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4। इजी है ना। इसी तरीके से y/-6 लिखा हुआ है, ये 1/6 लिखा हुआ है। अब इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाइए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/6। 6 1 जा कितना हो गया, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। तो आपने अच्छे से देख लिया, तो आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, और सबके जो सॉल्यूशन जो आंसर है, अगर x और y की वैल्यू फाइंड हो रही है, उसमें अगर x और y की वैल्यू निकल रही है तो आप कमेंट में डाल देंगे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। अगर x और y की वैल्यू नहीं निकल रही है, मतलब वो नो सॉल्यूशन आ रहा है या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप उसमें लिख देंगे कि दिया जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर डालेंगे कि ये नो सॉल्यूशन है और ये इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो चलिए आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो आपके सामने ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप इन 4 क्वेश्चंस को लगाइए। मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें चेक करना है कि ये नो सॉल्यूशन है, कि यूनिक है ना, या फिर मैनी सॉल्यूशन है ना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कोई हल नहीं, अद्वितीय हल और अनंत हल, है ना। सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में चेक करना है आपको। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ये अद्वितीय हल है, तो इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में। और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको पता है क्या करना है, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें भी आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी करनी है, इसमें भी करनी है, तो आप ऑलरेडी समझ जाओ ये कौन से हल है। ये ऑलरेडी यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करना है ना। कि आप डायरेक्ट इसमें आप A1 A2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जितने भी आपका सॉल्यूशन है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना। और इसके बाद आपको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।